गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोमवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के साथ ही विश्व जन कल्याण की कामना की है। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वह बाबा केदार की पवित्र धरती पर मौजूद हैं तथा उन्हें उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा अपनी अंतिम चरण में है तथा इस यात्रा में अब तक लगभग 45 लाख श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। इस यात्रा में कई कठिनाइयां भी आई हैं, किंतु शासन प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई बेहतर सुविधाओं व व्यवस्थाओं के सफल संचालन से ही यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हुई है। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है। ये क्षण प्रभु ही देता है जब आपको केदारनाथ जी के दर्शन होते। मुझे अत्यंत खुशी है। मैं हरेक भारतीय, पूरी मानवता, हरेक उत्तराखंडी की तरफ से शिव जी को, केदारनाथ जी को, प्रभु को, वाहिगुरु को आभार देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखा है। इस वर्ष की यात्रा बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। इतना हर्ष होता है कि 43 लाख से भी ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने इस बार चार धाम की यात्रा की है। हर साल हम प्रभु के आदेश से सबक सीखते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस साल भी हम सब ने, पूरे उत्तराखंड में, हरेक उत्तराखंडी ने, हरेक अधिकारी ने, शासन प्रशासन ने, सब ने मिलकर प्रभु के चरणों में ये पूजा की तरह कार्य किया है। और हर वक्त हम अपने तीर्थ स्थानों की, केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, गंगोत्री, यमुनोत्री की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और किस प्रकार हम अपने यात्रियों का, उनको देवता की तरह, अतिथि देवो भव की तरह उनको सत्कार करें, यही सबक से हम चलते हैं। मैं हरेक पूरे मानवता को कहना चाहता हूं कि अगर आप डिविनिटी, दिव्यता, भव्यता, स्पिरिचुअलिटी, अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, परम आनंद लेना चाहते हैं, तो चार धाम की यात्रा अवश्य करें। मैं एक बार फिर भोलेनाथ की, केदारनाथ की, हरेक प्रभु देवी देवताओं को आभार प्रकट करता हूँ सबकी तरफ। और जिस प्रकार से यहाँ का शासन प्रशासन देखभाल की जा रही है, वो अत्यंत हर्ष की बात है। और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से, सबके आदेश से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हैं वो सफलतापूर्ण हो, इसके अंदर में सबका बहुत मेहनत है। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं खास तौर पर SDRF, NDRF, यहाँ पर जितने भी हेल्थ के कार्मिक हैं, जितने भी श्रमिक हैं, जो लेबरर्स हैं, यहाँ काम करते हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत से हरेक यात्रा को सफल बनाने में इतना सहयोग करते हैं। एक बार फिर केदारनाथ जी बाबा की मैं अर्चना, वंदना और अरदास करता हूँ कि आप मानवता को, संपूर्ण भारत। विजिलेंस विभाग द्वारा सत्य निष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग की जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने बताया कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भागीदारी निभाता है। किस तरह विभाग को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी का भी की जाएगी। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री विजिलेंस एक ऐसी संस्थान है जो कि व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको खत्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति से और उसी
दृष्टिकोण से काम कर रहा है। पिछले 3 साल में काफी अच्छी कार्रवाई की गई है सभी विभागों में जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली है। इसके अतिरिक्त हम लोग इस संस्थान को और कैसे मजबूत करना है, चाहे वो मैन पावर के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, या हमें और कुछ जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम इस संस्थान को और अधिक से अधिक मजबूत करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि हम विभागों के साथ उनके साथ भी इंटरैक्ट करें और कैसे व्यवस्था में, सिस्टम में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, उस दिशा में भी काम करें। राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 टैप के केस में इसमें 75 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए उसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से हमने कहा है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि विपक्षी दलों ने हरियाणा में खूब दावे किए थे, लेकिन वहां भी उनकी हवा निकल गई है। इसी प्रकार से केदारनाथ में भी कांग्रेस के दावों की हवा निकल जाएगी। अब कांग्रेस तो यही बात हरियाणा में भी करी थी, इसलिए हरियाणा में भी बहुत बड़े बड़े दावे कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे थे। परिणाम क्या है वो सब आप लोगों ने देखा है। आप आज का माहौल जिन्होंने नहीं देखा वो कृपया करके अगली बैठकों में जरूर जाए, अगले कार्यक्रमों में जरूर जाए, और जैसे ही आप केदारनाथ विधानसभा में जाएंगे और किसी भी वहाँ जगह पे किसी गांव में बैठेंगे, आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि वहाँ किसके पक्ष में बयार बहेगी। चुनाव दौड़ने का काम कर रही है कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाएगी, जिनमें पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी आने का आग्रह किया जाएगा ताकि चुनाव में कार्यकर्ता उत्साहित हो सके। बिल्कुल हमारी ओर से उनको निवेदन किया जाएगा, लेकिन आप जैसा कि आपको विदित है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, वायनाड में भी चुनाव है, तो सबके सब चुनाव एक साथ होने की वजह से कहाँ किस किस चुनाव में कौन कौन नेता आ पाएगा ये अभी कहना में जल्दबाजी होगी। और बहुत जल्द हमारे स्टार प्रचारकों की सूची आपके सामने होगी, जिसमें आपको सभी नाम। वे दिवाली पर्व में स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का कोई खतरा न हो, इसके लिए देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिवाली के महीने में कई पावन पर्व आते हैं, जिसे देखते हुए पलटन बाजार और अन्य मुख्य बाजारों वाली जगहों पर पुलिस की पैदल गश्त की जा रही है ताकि टीजिंग जैसी घटनाएं ना हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजारों में पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं ताकि किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, और अतिक्रमण भी हटाए गए हैं ताकि बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही सुगम हो। ये जो पर्व है दिवाली का पर्व, साथ ही साथ इस माह भी बहुत सारे ऐसे पर्व रहते हैं जो त्योहारों के लिए फेमस है। तो इस कारण से जो खासकर हमारे पलटन बाजार हो या और भी मार्केट है, मॉल्स हैं, इसमें काफी भीड़ देखी जा रही है। खासकर महिलाएं, बच्चे इसमें ज्यादा देखा मार्केट में। तो इसलिए पैदल गश्त को ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वाहनों के अलावा पैदल गश्त करें, जिससे कि बाजारों में घूम सकें और ऐसे अवांछनीय तत्व कोई घटना न कर सकें। टीजिंग की घटनाएं पूर्व में कुछ आई थी, उसको देखते हुए पिंक बूथ भी स्थापित कर दिया गया है। तो जो भी शिकायत अगर किसी महिला की या किसी अन्य की इस तरह की होती है, मार्केट में आते हैं, तो उसको तत्काल अटेंड कर लिया जाए। तो पैदल गश्त के साथ साथ जो सत्यापन अभियान और साथ ही साथ जो अतिक्रमण त्योहारों में देखा जाता है, छोटे छोटे फाड़े ठेली लग जाते हैं, उसको भी नियमित रूप से हटाया जा रहा है, जिससे कि जो है हमारे जो कस्टमर आते हैं यहाँ पर बाजार। दीपावली पर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटा है। देहरादून के अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र चंद्र ने
कहा कि 24 घंटे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आमतौर पर दीपावली के समय पटाखे से दुर्घटनाएं होने की खबरें आती रही हैं। अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र ने सभी से अपील की है कि अपने घरों के आसपास वे अधिक तीव्रता के पटाखे का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा अपने घरों की छतों पर भी कोई ऐसी सामग्री न रखें जिससे पटाखों के जरिए आग लगने की संभावना बढ़े। उन्होंने सभी लोगों से सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने का आग्रह किया है। डिपार्टमेंट पूरा जो है दीपावली को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट मोड में। किसी प्रकार का अवकाश अभी वर्तमान में बंद है। किसी आकस्मिक स्थिति को छोड़ते हुए बाकी हमने सब अवकाश बंद कर रखे हैं, क्योंकि अग्निशमन विभाग के लिए दीपावली जैसा पर्व पटाखों एवं रोशनी का त्यौहार है, तो इसमें अग्नि दुर्घटनाएं अचानक से बढ़ जाती हैं। ये हमारे लिए चैलेंज है और मेरा विभाग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए 24/7 तैयार है। और अग्निशमन व्यवस्थाओं को कम करने के लिए शहर के अंदर 7 स्थानों पर हमारे बड़ी गाड़ियां लगाई गई हैं तथा सक्रिय गलियों के लिए 2 मिनी वाटर टेंडर तथा 2 मोटरसाइकिल लगाई गई हैं, जिससे किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना होने पर समय रहते हुए आग पर काबू पाया जाए। मैं ये भी जनता से अपील करता हूँ कि किसी भी अग्नि दुर्घटना होने पर 112 नंबर और फायर स्टेशन का लैंडलाइन नंबर है 0135 27 16 242। इससे किसी भी छोटी बड़ी अग्नि दुर्घटना होने पर तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचित करें, जिससे समय रहते अग्निशमन विभाग 5 दिन के लिए जो लाइसेंस इश्यू किए जाएंगे उसमें जो हमारे से रिपोर्ट मांगी गई है उसमें हमने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। किसी तरह की कटी वायरिंग आप यूज नहीं करनी है, लूज वायरिंग नहीं यूज करनी है, और कोई अग्नि दुर्घटना होने पर आपको जो है उसके लिए हमने पानी का स्टॉक रखवाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बालू के इंस्ट्रक्शन दिए हैं, गीले बोरे डालने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इस तरह के सुझाव हमारे हैं, 15-16 सुझाव हैं। 15-16 सुझावों के आधार पर हम जो है आगे रिपोर्ट से अपील करता है। और जैसा राजधानी क्षेत्र देहरादून है, इसमें अग्नि दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। मैं अपील करता हूँ जनता से कि अपने छोटे बच्चों को अकेले आतिशबाजी न करने दें और उनको साथ लेकर आतिशबाजी कराएं। बड़े पटाखों से उनको दूर रखें, तेज आवाज़ वाले पटाखे हुए उनसे न छुड़वाए जाएं और उनके साथ रहते ही आतिशबाजी कराई जाए। पता चलता है कि जरा सी लापरवाही में कोई हमारी जनहानि भी हो सकती है, खासकर उसमें जो है छोटे बच्चे काफ़ी चपेट में आ जाते हैं। और जनहानि के साथ साथ जो धनहानि होती है उसको उस पर भी अंकुश लगेगा हमारा। और कोशिश ये है जो छत हैं घरों की उस पर आप अपना जैसे कार्टन वगैरह हैं और पॉलीथीन बैग वगैरह हैं, इस तरह का जो आपका खराब मटेरियल है वो छतों पर न डालें, क्योंकि रात में जिस तरह से आतिशबाजी होती है तो किसी उड़कर छत पे आ जाती है तो उसमें आग लगने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल जिले की काला ढूंगी में उत्तर भारत की सबसे पहली आयरन फाउंड्री की साल 1856 में स्थापना की गई थी। आयरन फाउंड्री में सबसे ज्यादा लोहे का निर्माण होता था। 1876 में अधिक पेड़ों के कटान पर कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजी द्वारा रोक लगाने के बाद इसको बंद कर दिया गया था। आज आयरन फाउंड्री के करीब पर्यटक लोहा बनाने वाले पत्थरों का दीदार करते हैं। आज भी मौके पर काले पत्थर मिलते हैं जो सामान्य पत्थर से वजन में ज्यादा भारी होते हैं। आयरन फाउंड्री का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया है। इस अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि इस स्थान को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने की सरकार की मंशा है। उन्होंने कहा कि इसके स्थल विकास को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा इसका रास्ता पैदल रास्ता है और हल्की टाइल्स इसमें लगाई गई है। नैनीताल रोड से पैदल मार्ग 900 मीटर का है। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा है कि यह एजुकेशनल पैदल ट्रैक रहेगा जिसमें उत्तराखंड व जिम कॉर्बेट के बारे में लोग जान पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें वन विभाग का एक सफारी जोन भी बन रहा है। का रास्ता एक्चुअली ये आयरन फाउंड्री है और नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री है जो कि यहाँ पे चलती थी। कुछ पोर्शंस इसके खुरपाताल में थे, बिछूरी में भी था, रामगढ़ में भी बताया जाता है।
और इसकी हेरिटेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी इसके स्थल विकास को लेकर हुई है और जिसमें कुछ हल्का फुल्का रास्ता बनाया गया है, कुछ टाइल्स लगाई गई हैं और इसकी अप्रोच नैनीताल रोड से 900 मीटर के आसपास है। उसको तो हम ट्रेल को नेचुरल ही रखेंगे। वहाँ पे कुछ अच्छे साइनेजेस, मौके पे एक रेस्टोरेंट भी बन रहा है और एक तरीके से एक एजुकेशनल टूर यहाँ पे हो जाएगा। बच्चे आना चाहेंगे और लोग आना चाहेंगे और यहाँ पे कॉर्पोरेट सफारी जोन भी बन रहा है, उसमें सम्मिलित करते हुए इसको रखा जाएगा। तो एक अच्छा इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट होगा जो स्थानीय लेवल पे रोजगार भी देगा। इसके यूजर चार्जेस फॉरेस्ट को मिलेंगे जिसका वो पुनः निवेश करके इसको और पौड़ी में गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान की सहायता से फॉरेंसिक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में वन विभाग के कर्मचारियों को साक्ष्य संग्रह और फॉरेंसिक का प्रशिक्षण दिया गया है। आयोजित कार्यशाला में डॉक्टर सीपी शर्मा ने वन्य जीव अपराध, तस्करी, वन्य जीव कानून और अदालत में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी दी है। कार्यक्रम में क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का व्याख्यान व अपराध घटनास्थल जांच के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। इस दौरान बताया गया कि वन विभाग में वन्य जीव फॉरेंसिक महत्वपूर्ण है। यह अवैध वन्य जीव व्यापार, शिकार और तस्करी से निपटने में मदद करता है। साथ ही यह वन्य जीव उत्पादों के स्रोत का पता लगाकर कानून प्रवर्तन को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने, संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा करने और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होता है। और यहाँ पर आज हम जो आए हैं, ये गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन ने हमें बुलाया है ताकि हम इनको वन्य जीवों का जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, इसके प्रति जो क्राइम हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में सैंपल कैसे कलेक्ट करने हैं, उसके बारे में हम इनको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। साथ ही हम इनको हाथ अपने सामने प्रत्यक्ष तौर पर कैसे टकराया जाए, उसके लिए कुछ वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स भी लेके आ रखे हैं, जिससे कि इनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये आज हमने क्या किया है, आज हमने WII की मदद से एक फॉरेंसिक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और जो एविडेंस कलेक्शन के लिए हमने एक वर्कशॉप आयोजित की है। तो इसमें ये हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई जैसे पोचिंग का केस है, ये कोई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन का केस है, कभी लेपर्ड ने किसी ने अटैक कर दिया या और कोई केस है, तो उस केस में हमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है और फील्ड में जो हमें सैंपल कलेक्ट करने हैं वो किस तरीके से कलेक्ट करने हैं, उनकी पैकिंग कैसे करनी है और उनको कैसे हमने संबंधित प्रयोगशाला में भेजना है, चाहे वो WII है, चाहे वो IVRI है। तो सैंपल को कैसे हमने सही जगह तक ले जाना है, उसको कैसे अच्छे से पैक करना है और कैसे फील्ड में उसको कलेक्ट करना है। तो इसके संबंध में एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता हैं जो CP शर्मा हैं, डॉक्टर हैं WII। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर बचा सियासी बवाल थम नहीं रहा है। छात्र संघ चुनाव न कराए जाने के विरोध में पहाड़ से लेकर मैदान तक छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI से जुड़े छात्रों ने देहरादून में सचिवालय कूच किया है। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की है। वहीं बड़ी संख्या में सचिवालय घेराव करने पहुंचे NSUI के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि जो रोक लगी है उसे हटाया जाए और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाए। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसारती जा रही है और उस कदम से वो शासन चुनाव खत्म करने की पूरी कोशिश करे जा रही है। या यूँ कहूँ भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों का गला घोटने की निरंतर पास करती जा रही है। जैसे हमने देखा यूपी में उन्होंने शासन चुनाव बंद कर दी उनकी सरकार आई, उन्होंने मध्य प्रदेश से बंद कर दिए, उन्होंने राजस्थान से बंद कर दिया। अब उन्होंने अगला टारगेट बना रखा है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में छात्रों की आवाज को लगाकर दबाना काम कर रही है। उनको भी उनकी सच्चाई मालूम है, हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र में ये विफल साबित हुई। ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं देता, ये महिलाओं के नाम में विफल साबित हुई। ये किसानों को उनका MSP बढ़ा के देता है, उनका जो आमदनी से नहीं बढ़ा पाई, इस मामले में विफल साबित हो रही है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की जिम्मा के बाद सरकार में आए ये रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। ये लगातार पेपर लीक काम कर रहे हैं, जिसका अगला किसान छात्र शक्ति बना हुआ है। इस बार छात्र शक्ति ने पूरे उत्तराखंड में जगह जगह प्रोग्राम करे, पूरे छात्र छात्री यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमने पिछले वाले दौरान में कोशिश करिए, पुलिस हमें बैरिकेड के माध्यम से लाठीचार्ज करके हमें रोकने का काम करिए। आपको छात्रों की चुनाव की बहाली करनी होगी। अगर वो छात्र चुनाव की बहाली नहीं करी जाती है और इसके बाद उग्र आंदोलन करने के तत्पर रहेगी और इसकी जिम्मेदार सरकार है। NSUI और जो तमाम प्रदेश की छात्र संघ समितियां हैं वो सब अपने अपने संसाधनों से और अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने का सबका एक ही कारण है कि प्रदेश में छात्र जो चुनाव थे उन पर रोक लगी है सरकार द्वारा, उस सरकार द्वारा रोक हटाई जाए और अपने शासनादेश को आगे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार शासनादेश को उन्होंने प्रदेश के लिए बढ़ाया, उसी तरह छात्र संघ चुनाव के लिए 2 महीने आगे ले जाए और पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराएं।
प्रदेश की भाजपा सरकार धामी और धन सिंह जी द्वारा एक प्रदेश एक चुनाव तो कराया नहीं जा रहा है और मोदी जी बात कर रहे हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव की। तो इसी के मांग को लेकर हमारे पूरे प्रदेश में आज धरना वही विश्व संवाद केंद्र देहरादून द्वारा अपनी वार्षिक पत्रिका हिमालय की हुंकार की संस्कृति जागरण विशेषांक का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तुलाज ग्रुप के चेयरमैन सुनील जैन और मुख्य वक्ता के रूप में मंत्री विजय शंकर तिवारी ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने विशेषांक पर प्रकाश डाला है। मुख्य वक्ता विजय शंकर तिवारी ने कहा कि हिमालय की हुंकार पत्रिका सिर्फ संघ की ही पत्रिका नहीं है, बल्कि इस पत्रिका में सभी चीजों को समाहित किया गया है। इसमें धर्म से जुड़ी बातें भी हैं, तो इसमें समाज से जुड़ी भावनाएं भी हैं। अभी देश के अंदर एक विषय चला है नैरेटिव, तो घर से लेकर समाज और समाज के बीच में बहुत सारे विषय ऐसे चल रहे हैं जो हिंदू धर्म संस्कृति के विरोध में जा रहे हैं। तो दीपावली के विषय को ध्यान में रखते हैं क्योंकि सभी को सुख समृद्धि देने वाला त्यौहार है, इसलिए तय किया गया था कि एक ऐसा नैरेटिव जो देश के अंदर देश की संस्कृति के खिलाफ चल रहे हैं, तो उनको हम उनकी काट किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या क्या नैरेटिव आज की तारीख में चल रहे हैं, जैसे हिंदू त्योहारों को बदनाम करना, हिंदू त्योहारों के बारे में गलत चीज़ें डालना, तो ये नैरेटिव बंद होने चाहिए। इसलिए कि विशेषांक इस बार हिमालय हुंकार ने प्रकाशित किया। क्योंकि ये हिमालय हुंकार जो है ये विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से निकलने वाली पत्रिका है उत्तराखंड की, और इसमें संस्कृति जागरण जैसा कहा गया है। तो देश में जिस प्रकार के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं गलत तथ्यों के आधार पर हिंदू समाज को अपमानित करने का, बदनाम करने का, वो एक प्रयत्न हो रहा है। तो इस पत्रिका में जो सच है, जो अपना आपसी इतिहास है, भारत में किस प्रकार का सारा समाचार जाना चाहिए, कैसा साहित्य जाना चाहिए, कैसा देश का समाज का मानस बनना चाहिए, कैसे लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ना चाहिए, न कि देश को बदनाम करने के षड्यंत्र पूर्वक उक्तियां जो हैं उनको दिया जाना चाहिए। ऐसे सारी बातों का खंडन करने वाली जो पत्रिका है उसका विमोचन है, उसी पे ये सारा कार्यक्रम हुआ है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि नेगेटिव तो पूरे संसार में है, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसका भारत में ज़्यादा ही कुछ देखने को मिलता है, और इन पत्रिकाओं के द्वारा ही हम कितना भी अपने लेक्चर दे लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पत्रिका ही का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उस भ्रांति को दूर किया जा सकता है और उसे वास्तविकता से परिचित किया जा सकता है। तो ये सब उसी के लिए किया गया है, और मैं समझता हूँ कि अच्छा उदाहरण है। दीपावली का त्योहार की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर बाजार में बम पटाखे की दुकान लगनी शुरू हो गई है। विकास नगर में भी दुकान पर लोग दीपावली का सामान और बम पटाखे खरीदने पहुंच रहे हैं। जब व्यापारियों को इस बारे में वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि बाजार में भीड़ अभी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले दिन तो धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, वहीं छोटी दीपावली से थोड़ा भीड़ बढ़ेगी। क्या कहना है व्यापारी अंकित कसल का, सुनिए। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ सबके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, क्योंकि ये त्यौहार ही लक्ष्मी जी का है। सब श्रद्धा के साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं, सबका त्यौहार शुभ हो, माँ लक्ष्मी की कृपा सबसे बढ़े। किस तरह की भीड़ देखी जा रही है मतलब दीपावली को? क्या अभी देखिए आज त्यौहार से जुड़ा हुआ धनतेरस से पहले का दिन है, तो ये है मार्केट में अभी लोग सामान देखने वाले ज़्यादा हैं। उत्तराखंड की खास बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।